पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पुष्पा और जुगल वीरेन को मात देने के लिए एक नया उपाय अपनाते हैं अपने पटोला के व्यापार को बढ़ाने के लिए, कि वो लोग तय करते हैं कि हम लोग रानकी और वावरी गांव में जो कारीगर हैं, जो महिला कारीगर हैं, हम लोग उनसे ही चंद्रिका बहन के माध्यम से अपना माल तैयार करवाएंगे, जिससे कि उन्हें वीरेन की नौकरी भी नहीं छोड़नी पड़ेगी और वो हमारा भी काम गांव में रह के करेंगे। और दूसरी तरफ ये भी तय करते हैं ये लोग कि पुष्पा के कॉलेज के जो स्टूडेंट पहले पढ़ाई करके निकल चुके हैं उनको, और जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और इंटरेस्टेड हैं, उनको भी हम ताना बाना से जोड़ेंगे और पटोले के काम में हम उन्हें भी शामिल करेंगे। और इसी क्रम में पुष्पा से मिलने के लिए आते हैं नैन्सी और सलीम, और साथ में लेके आते हैं एक अपनी नई फ्रेंड को, जो कि पटोले के काम को सीखना चाहती है, और वो है कृतिका। जैसा कि कृतिका पुष्पा को बताती है कि उसके भी फादर टेक्सटाइल बिजनेस में हैं और पटोले का काम वो भी व्यापार के रूप में देखते हैं, करते हैं। ये जानकर पुष्पा को अच्छा लगता है और पुष्पा को नैन्सी और सलीम कुछ नए डिज़ाइंस भी देते हैं। तो पुष्पा काफ़ी खुश दिख रही हैं, क्योंकि उन्हें अपने काम में कुछ यूथ लोग भी मिल गए हैं, यानी कि यंग लोग भी मिल गए हैं। और यहाँ पे पुष्पा जो है वो तीनों को, अपने तीनों जो स्टूडेंट्स हैं, उसके जो कॉलेज फ्रेंड हैं, उन तीनों को ताना बाना वर्कशॉप में लेके आती है, वहाँ पकिया से मिलवाती है और जुगल से मिलवाती है, और वो लोग भी काफ़ी खुश होते हैं। अब इधर ये दिखाया जा रहा है, यहाँ पे कृतिका के पापा ही हैं। कृतिका के पापा को पटोले का कोई नया डिज़ाइन लाके सुनील दिया है, और वो बता रहा है कि ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है और वीरेन सेतलवार सर ने आपके लिए भेजा है, आप इस डिज़ाइन को प्रमोट कीजिए। जो बिज़नेस में कहा जाता है वो सारे वीरेन सेतलवार की ओर से वो इनको बोलता है, लेकिन इन्हें डिज़ाइन में कोई खासियत नज़र नहीं आती है। तभी उनकी बेटी यहाँ पे कृतिका आती है और वो पुष्पा के बनाए हुए पटोले के कुछ एसेसरीज, यानी कि कुछ हैंडमेड क्राफ्ट, छोटे छोटे जो वो लोग पर्स, बैग, ये सब बना रहे हैं, उसे लाकर अपने पापा को दिखाती है। तो उसके पापा काफ़ी तारीफ़ करते हैं, और यहाँ पे कृतिका उनको बताती है कि आज मैं एक वर्कशॉप में गई थी ताना बाना में, जो कि पुष्पा जी का है, पुष्पा पटेल जी का है, और वहाँ जुगल जी, पकिया, ये लोग भी काम करते हैं, और वो लोग इस तरह का छोटा छोटा आइटम पटोले का काफ़ी अच्छा बनाते हैं। तो पापा, आप तो इसी काम को देखते हैं, आप तो इस काम को मैं चाहूँगी कि आप भी ताना बाना के काम को आगे बढ़ाइए, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी मैंने भी वहाँ पे ज्वाइन किया है उस वर्कशॉप को। मैं उन लोगों के साथ इस काम को बहुत अच्छा से सीखना चाहती हूँ, और आंटी काफ़ी अच्छी है। कृतिका के पापा को भी वो सारे आइटम, पटोले के जो छोटे छोटे आइटम है, काफ़ी अच्छा लगता है, वो इम्प्रेस्ड होते हैं। अब आगे दिखाया गया है कि दीप्ति अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए आई हुई है, क्योंकि उसे डॉक्टर प्रज्ञा से मिलने के लिए जाना था। तो उसके पहले रास्ते में वो सोची कि मम्मी पापा से मिल लेती हूँ। तो वो मम्मी पापा से मिलने के लिए आती है और अपनी मेडिकल फ़ाइल उसी टेबल पे रख देती है, जहाँ पे कि उसके मम्मी का भी कोई फ़ाइल रखा हुआ होता है। उसके बाद वो अपने पापा से बात करती हैं, उनकी मम्मी की कोई फ्रेंड आई हुई हैं, 2-3। मम्मी थोड़ी सी बिजी हैं, इसलिए वो अपने पापा को बताती है कि उसे और कहीं जाना है। इसी बीच डॉक्टर प्रज्ञा का फ़ोन आता है, और वो डॉक्टर प्रज्ञा जो हैं वो कहती हैं कि आज आपने टाइम लिया हुआ है, क्या आप आ रही हैं? तो दीप्ति बोलती है कि हाँ, मैं आ रही हूँ। फिर वो अपने पापा से, यानी कि दीप्ति अपने पापा से कहती है कि पापा, मम्मी को कह दीजिएगा मुझे अर्जेंट हो गया था, मैं बाहर निकल रही हूँ। और वो जल्दी में उस फाइल को उठा लेती है, जो कि उसकी मम्मी के ऑफिस का फाइल रहता है, और उस फाइल को उठा के दीप्ति मम्मी को बाय कहती है, और जो वहाँ पे आंटी लोग बैठी हुई हैं उन्हें भी बाय साय करती है, और वो जल्दीबाजी में निकल जाती है। उसके बाद जब सोनल जी की भी फ्रेंड्स निकल जाती हैं, तो सोनल मनीष जी से कुछ बातें करती है, और उसके बाद वो मनीष जी के साथ कुछ बात करते करते अपनी फ़ाइल के पास आती हैं, क्योंकि फ़ाइल लेने के लिए उनकी कोई स्टाफ आई हुई है। वो जब उसे फ़ाइल देने लगती हैं, तब उनकी नज़र उस फाइल पे पड़ती है कि अरे, ये तो ऑफिस वाला फ़ाइल नहीं है, ये तो दीप्ति का कोई मेडिकल फ़ाइल है, लगता है कि कुछ डॉक्टर वगैरह को दिखाई होगी, उसका ही फ़ाइल है। उसके बाद वो
अपनी स्टाफ को तो वापस कर देती हैं कि मैं बाद में भेज दूंगी फाइल, लेकिन उस फाइल को, उसके दीप्ति के उस फाइल को पढ़ने पे उन्हें ताज्जुब होता है, क्योंकि वो पूरा चीज़ पढ़ लेती हैं डॉक्टर प्रज्ञा का लिखा हुआ, और वो मनीष जी को बताती हैं कि दीप्ति बहुत बड़े यूट्रस प्रॉब्लम से गुजर रही है। फाइब्रॉइड उसके यूट्रस में बन रहा है, और जिसके कारण कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, और अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो माँ और बच्चे दोनों के लिए काफ़ी रिस्क होगा। ये जानने के बाद मनीष जी भी चिंता में आ जाते हैं। अब इधर दिखाया गया है कि पुष्पा कुछ काम से उसी जगह पे गई है जहाँ की दीप्ति भी अपने डॉक्टर से मिलने के लिए गई है। तो पुष्पा जैसे ही ऑटो से उतरती है तो उसकी नज़र अचानक से सामने पड़ती है, तो वो देखती है कि दीप्ति किसी नर्सिंग होम में, यानी कि किसी क्लिनिक में, डॉक्टर प्रज्ञा के क्लिनिक में घुस रही है। तो उसे लगता है कि ये डॉक्टर प्रज्ञा तो गायनिक के डॉक्टर हैं, तो फिर ये यहाँ पे दीप्ति क्यों आई है? क्या कोई खुशखबरी वाली बात है? कहीं दीप्ति प्रेग्नेंट तो नहीं है? तो ये सोच के पुष्पा वहीं पे रुक जाती है कि देख लेती हूँ, दीप्ति वहाँ से निकलती है तो बात कर लूँगी। उसके बाद दीप्ति अंदर आती है डॉक्टर प्रज्ञा के पास, तो अपनी प्रेगनेंसी के लिए आईवीएफ के बारे में बात करती है कि क्या उससे बच्चा हो सकता है। तो डॉक्टर कहती हैं कि बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे एक बार आपके हस्बैंड से भी मिलना पड़ेगा। जैसे ही हस्बैंड से मिलने की बात आती है तो दीप्ति असमंजस में पड़ जाती है, और वो डॉक्टर से कहती है कि ठीक है, मैं बात करवाऊंगी, और इसके बाद दीप्ति जो है वहाँ से चली जाती है। इधर पुष्पा जो है वो दीप्ति का इंतज़ार कर रही है, लेकिन पुष्पा देखती है कि दीप्ति डॉक्टर के चैम्बर से जैसे निकलती है तो वो रो रही है, यानी कि आंख पोंछती हुई वो गाड़ी में बैठती है, और पुष्पा को शक लगता है कि ऐसी क्या बात हो गई कि दीप्ति इस तरह से डॉक्टर के पास से रो के निकली है। पहले तो पुष्पा जी दीप्ति को आवाज़ देती हैं, पीछे से वो नहीं सुनती है, तो पुष्पा तुरंत एक ऑटो पकड़ के दीप्ति की गाड़ी के पीछे जाती हैं। अब इधर दिखाया गया है कि वीरेंद्र सेतलवार को कृतिका के पापा फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि क्या बात है वीरेंद्र भाई, आपने जो पटोले का भेजा है सैंपल, है तो वो अच्छा, लेकिन कुछ नया नहीं है इसमें, आपको कुछ नया करना होगा, क्योंकि धीरे धीरे कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत चेंज आ रहा है। लोग अब पटोले में भी नए डिज़ाइन खोजते हैं, यूनिक पीस चाहते हैं, और आप जो माल भेजते हैं उसमें फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ कि कुछ नयापन नहीं रहता है। आज ही कृतिका ने मुझे कुछ सैंपल दिया है पटोले का, छोटा छोटा सैंपल है, पोटला है, तो उसका वो वीरेंद्र सेतलवार जो है वो कहता है कि ज़रा मुझे दिखाइए, तो वो वीडियो कॉल पे उसके जो है डिज़ाइन जो है भेजते हैं देखने के लिए, और वीरेंद्र सेतलवार जो है वो भी देखता है उन सारे डिज़ाइंस को, और इधर से कृतिका के पापा जो हैं एक एक करके सारे डिज़ाइन वीरेंद्र सेतलवार के पास सेंड करते। अब इधर दिखाया गया है कि ऑटो से दीप्ति का पीछा करती हुई, यानी कि दीप्ति की गाड़ी का पीछा करती हुई पुष्पा जो है वो उसके माता पिता के घर पहुंच जाती है, यानी कि उस बिल्डिंग तक पहुंच जाती है जहां की दीप्ति के माता पिता रहते हैं। पुष्पा को समझ में नहीं आता है कि उसने तो नहीं कहा था कि वो सोनल बहन या मनीष भाई से मिलने के लिए आने वाली है, तो अंदेशा कुछ उसे बुरा होता है, तो वो भी जाती है सोनल जी के यहाँ, यानी कि दीप्ति की मम्मी के घर, और यहाँ पे दीप्ति को ये दिखाया गया कि दीप्ति मम्मी के अपने गले लग के बहुत रो रही है, और वो मम्मी को अपना सारा बात बताती है कि किस तरीके से कौन सा इशू खड़ा हुआ, किस तरह से यूट्रस में पहले उसे दर्द होता था, ये सारी बातें वो बताती है। इसी समय पुष्पा दरवाजे पे पहुंचती है, क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ है, और वो इस तरह से दीप्ति को उसकी माँ के गले लगकर रोते हुए देखकर, इतना जार जार रोते हुए देखकर वो हैरान होती है कि ऐसी क्या बातें हो गई, और वो कुछ देर रुककर वहाँ पे सुनती है, और सुनने के बाद पुष्पा की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे एक क्षण में लगता है कि क्या अब वो दादी नहीं बन पाएगी, और अश्विन, क्या बच्चे का शौक, यानी कि उसके पिता होने का शौक पूरा नहीं हो पाएगा, दीप्ति माँ नहीं बन पाएगी, इस सुख से वो अधूरी रह जाएगी। फिर वो अपने आंसू पोंछती है और दरवाज़ा नॉक करके अंदर आती है, और वहाँ पे दीप्ति अपनी सासू माँ को, यानी कि पुष्पा को देख के हैरान होती है और रो पड़ती है, दौड़ के उनके गले लग जाती है और बहुत रोती है। पुष्पा भी रो रही है, दीप्ति भी रो रही है, फिर भी इतनी बड़ी बात होने के बाद भी
पुष्पा अपने ऊपर नियंत्रण रखती है और दीप्ति से कहती है कि कभी भी ईश्वर हमारा बुरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है कि ये बहुत बड़ी बातें हैं, तूने छिपाया, मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन बेटा ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि ईश्वर हमारी बात ना सुने। अगर वो समस्याएं देता है, हमें मुश्किलों में डालता है, मुश्किलों में, तो इन मुश्किलों से बाहर भी वही निकालता है। तो सोनल बहन कहती हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं पुष्पा बहन, भगवान ने हमें इतना बड़ा चिंता दिया है, तुझसे इतना बड़ा सुख छीनना चाहता है माँ बनने का, तो तू समझ ले कि जरूर वो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तेरे लिए अच्छा ही सोच रहा होगा। ईश्वर के ऊपर अपनी आस्था रख और देख, ईश्वर जरूर जो भी करेगा आगे वो अच्छा करेगा। तो यहाँ पर दीप्ति पुष्पा से रोती हुई कहती है कि माँ, आप सभी जानते हैं इस बात को, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अभी अश्विन को इसके बारे में कुछ ना बताया जाए, क्योंकि इस समय अश्विन अपने करियर को लेके काफ़ी टेंशन में रहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि ये बात उसे बताया जाए और उसे टेंशन हो और वो अपने करियर पे जो अभी ध्यान दे रहा है उस पर से उसका ध्यान हटे। तो पुष्पा सोनल जी से कहती है कि मैं चाहती हूँ सोनल बहन कि 2 दिन 3 दिन अभी दीप्ति आप लोग के पास ही रहे, क्योंकि अभी वो जाएगी तो इसका चेहरा रोया रोया है, जिससे कि अश्विन को कुछ ना कुछ आभास हो जाएगा। तो इसके लिए मनीष जी और सोनल जी मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, 2 दिन के लिए दीप्ति अगर मेरे पास रहेगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। अब इधर चिराग को दिखाया गया रिद्धि के साथ एक कैफ़े में, जहाँ की चिराग रिद्धि से पूछ रहा है कि कल ऐसा कौन सा खास दिन है जो प्रार्थना मेरे साथ सेलिब्रेट करना चाहती है। तो रिद्धि कहती है कि तुम लड़की कितनी बुद्धू हो, देखो प्रार्थना कितनी अच्छी है कि तुझे याद दिला रही है, और तू है कि तुझे याद ही नहीं है। और उसे बुद्धू कह के रिद्धि वहाँ से चली जाती है। और चिराग कहता है ये लड़कियाँ भी अजीब होती हैं, चाहा था कि ये कुछ मदद करेगी मुझे याद दिलाने में, और ये भी मुझे बुद्धू कह के चली गई। और उसके बाद चिराग जो है पूरी तरह से दिमाग लगा रहा है कि कल ऐसा कौन सा दिन है जो प्रार्थना मेरे साथ सेलिब्रेट करना चाहती है। अब आगे की सीन में दिखाया गया है कि पुष्पा जो है वो वर्कशॉप में आती है, तो उसे जुगल बड़ी खुशी से बताता है कि अभी मास्टर जी का फ़ोन आया था, मैं अभी फ़ोन लगाऊंगा। वहाँ पर चंद्रिका बहन ने कुछ बहनों को जोड़ा है हमारे काम के मदद के लिए। और उसके बाद जुगल जो है वो मास्टर जी को फ़ोन लगाता है, यानी कि वीडियो कॉल करता है, और वो सभी महिलाओं से बात करवाता है। हालांकि फ़ोन मास्टर जी उठाते हैं और वो अपने फ़ोन पे जो कामगार महिलाएं हैं उनसे बात करवाते हैं। चंद्रिका बहन के साथ 3 और महिलाएं खड़ी हैं। तो जुगल कहता है कि पुष्पा तू इनको वो सारे डिज़ाइन दिखा दे जिससे कि उन्हें वहाँ पर इसको बनाने में सहूलियत हो। और वीडियो कॉल पे पुष्पा जो है वो सारे डिज़ाइन उन लोगों को दिखाती है और समझाती है कि ये सब कुछ को आप लोगों को कच्चा माल मिलने पर किस तरह से बनाना है। और वो लोग बहुत खुश हैं कि उन्हें इस तरह से पुष्पा जी से जुड़ने का मौका मिल रहा है। और जुगल और पुष्पा जो मुहिम चला रहे हैं मुंबई में रह के, उसे हम लोग गांव से रह के उस मुहिम से जुड़ के हम लोग भी काम कर रहे हैं। उसके बाद जुगल जो है उन महिलाओं को समझाता है कि आप लोगों को बहुत सुरक्षा के साथ इस काम को करना है, ताकि वीरेन को कानो कान खबर ना हो, और आप लोगों के आपके काम के पैसे भी मैं समय पर भेज दूंगा। वो सारी महिलाएं जो 4-5 महिलाएं हैं वो बहुत खुश हैं। वो कहती हैं कि नहीं जुगल, हम लोग बहुत सावधानी से ये काम को करेंगे। हम तो बहुत खुश हैं कि हमें यहाँ रह के तुम लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। और इस वक्त पुष्पा भी काफ़ी खुश है, जुगल भी काफ़ी खुश है, और ये दोनों अपनी इस खुशी को कैसे व्यक्त करेंगे, क्योंकि पुष्पा के ऊपर तो दूसरा टेंशन आया हुआ है। और इस टेंशन में वो अपने गुरुजी को, अपने पिताजी को और काकू की तस्वीर को देखती है और अपने अंदर एक बल लाने की कोशिश करती है। और उसके बाद वो चाहती है, अश्विन के कमरे में देखती है कि अश्विन लैपटॉप पे काम कर रहा है। अश्विन को लैपटॉप पे काम में डूबा हुआ देखकर पुष्पा कुछ कहना चाहती है। वो देखता है कि मम्मी कुछ टेंशन में है, तो अश्विन पूछता है कि मम्मी कोई टेंशन है क्या। तो पुष्पा कहती है कि नहीं, कोई भी टेंशन नहीं है, तूने खा लिया। तो वो कहता है कि हाँ खा लिया हूँ, और वो बताता है कि मैं अपना कोई प्रोजेक्ट ऑफिस का पूरा कर रहा हूँ। उसके बाद वो आती है राशि के कमरे में, राशि के पास आती है, तो वो देखती है कि राशि दिलीप का जो नेम प्लेट है उसे लेके अपने तकिए के पास सोई हुई है। तो उसे समझ में नहीं आता है कि अभी तक राशि क्यों दिलीप से जुड़ी हुई है, लेकिन वो अंदर से जान रही है कि कहीं ना कहीं
उसे अपने पिता का अभाव अपनी ज़िंदगी में महसूस होता है, वो उसके तकिए के नीचे से दिलीप का नेम प्लेट निकालती है और एक चिंता में पड़ जाती है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी, अपने पिता की सच्चाई जान जाने के बाद भी अभी तक राशि दिलीप को भूल नहीं पाई है। तो फ्रेंड्स, आज की जो कहानी थी बस यहीं तक थी और अब आगे की कहानी में काफ़ी कुछ देखना बाकी है, क्योंकि पुष्पा की कई मुश्किलें हैं जो सॉल्व हो चुकी हैं। अभी हाल में ही गोलू और महेंद्र जी वाला मामला भी सॉल्व हुआ है, लेकिन और कई परेशानियां अब पुष्पा की ज़िंदगी में आ गई हैं। तो फ्रेंड्स, आगे के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि पुष्पा इम्पॉसिबल अपने सारी समस्याओं से किस प्रकार निपटती है। कृतिका के पापा वीरेंद्र सेतलवार को जब बताते हैं कि ताना बाना का ये सामान है, ये जो मैंने आपको सैंपल दिखाया है, तो क्या असर वीरेंद्र पे होगा और आगे किस तरह से पुष्पा और जुगल अपने सारे इस मुहिम को, सारे कामों को पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे के एपिसोड की कहानी के अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, लेकिन फ़िलहाल के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। बाय बाय।